अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1934 की बात है कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा शहर अम्बाला के इलाके रामगढ़ की गली नंबर 4 में रहा करते थे। मेरे वालिद शाहिद ख़ान बिजली के महकमे में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। वो अपनी बकिया तयशुदा वक्त की सरकारी ड्यूटी देने के बाद दुल्हन बाज़ार के बाहर फ्रूट चाट की रेहड़ी लगा लिया करते थे। वो अपनी फ्रूट चाट में अपने हाथ से पीसे हुए आला मियार के मसाले डालते थे। यही वजह थी कि इनकी बनाई हुई फ्रूट चाट इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत मशहूर थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि इनका अपना कोई ज़ाती मकान हो। इसकी वजह यह थी कि मुझ समेत इनके मज़ीद 5 बच्चे थे, नेज़ वो ख़ुद और अम्मी भी थे। हमारी फैमिली एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहते थे। दूसरी जानिब वालिद की रिटायरमेंट में कुछ अरसा रह गया था। ज़ाहिरी सी बात है कि हमारी फैमिली को वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद इस क्वार्टर को भी खाली करना था, इसलिए वो अपना मकान ख़रीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। लेकिन इस ज़माने में भी इस वक्त की आमदनी के मुताबिक जायदाद की बहुत कीमत थी। मेरे वालिद साहब के पास इतने पैसे ही जमा नहीं हो रहे थे कि वो शहर में कोई मियारी मकान ख़रीद लें। हम बहन भाई क्योंकि शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इसी वजह से वालिद की ख्वाहिश थी कि इन्हें अपना ज़ाती मकान अंदरूनी शहर ही में मिले। इधर वालिद के महकमे से फला तारीख को क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर भी मिल चुका था। वालिद की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौकरी से फारिग और सरकारी क्वार्टर खाली करने के बाद अपने ज़ाती मकान में जाएं बल्कि किराए के मकान में नहीं जाएं। वो कहते थे, मैं ये नहीं चाहता मेरे बच्चे इधर उधर धक्के खाएं। इसलिए उन्होंने काफ़ी लोगों को मकान ख़रीदने के बारे में कहा हुआ था, लेकिन जिस कीमत पर वो मकान ख़रीदना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। दरअसल वालिद साहब का ख्याल था कि इनके रिटायरमेंट में 6 माह हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गलती की वजह से इनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 माह रह गई थी और इन 2 माह में हर सूरत में वालिद को कोई ना कोई मकान ख़रीदना था। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक बूढ़ा शख्स और इसका बेटा आया। इस बूढ़े ने वालिद साहब को कहा कि शाहिद साहब, सुना है आप इस शहर में कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे अगले 2 माह में लाजमी कोई ना कोई बच्चों के लिए छत तलाश करनी है। इस बूढ़े शख्स ने वालिद को कहा, मेरे पास रेलवे रोड की फला गली में एक मकान है, इसे मैं 11,000 रुपये में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। इसने अपनी कुछ मजबूरी बतलाई। वालिद साहब इसकी ये बात सुनकर दिली तौर पे बहुत ही खुश हुए। जी, आपके पास इस मकान के पक्के कागजात हैं? वालिद के सवाल पर इस बुड्ढे ने बड़े वसौक से कहा, अरे भाई, मेरे पास 16 आने सच्चे पक्के कागजात हैं, असल रजिस्ट्री वगैरह। वो बुड्ढा ना सिर्फ अपना पता दे गया बल्कि ये भी कह गया कि वो अपनी डिमांड में कुछ कमी भी कर देगा। ये ख़बर वालिद साहब के लिए बहुत ही तसल्ली बख्श और खुशाइन थी। वालिद ने फ़ौरी तौर पर इन चंद सियाने दोस्तों से मशवरा किया जो कि प्रॉपर्टी के रमूज़ न्याज़ अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने वालिद को जवाबन मशवरा दिया कि वो फ़ौरी तौर पर इस मकान को हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि इस बुड्ढे को इस वक्त रुपयों की अशद ज़रूरत है। वालिद साहब ने इस बुड्ढे से कागज़ात लेकर मुतालिका महकमों से चेक करवाए। वो वाकई खरे निकले। इसके बाद वालिद ने फ़ौरी तौर पर यह मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने वालिदा समेत हम सब बच्चों को मकान दिखाया। वो मकान वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इस बुड्ढे ने बता दिया था कि इसने ये मकान बड़ी चाह और दिल से बनाया था। वालिद इस बाबे को फ़ौरी तौर पर 98,000 रुपये 9,800 रुपये दे दिए और इससे अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। हम लोगों ने 15 रोज़ पहले इस नए मकान का कब्ज़ा भी ले लिया। इस दौरान वालिद भी महकमे से रिटायर हो गए थे। अभी हमें नए मकान में शिफ्ट हुए सिर्फ 2 माह ही हुए थे कि मेरी वालिदा को अचानक अजीब सी बीमारी लग गई।
बीमारी ये थी कि इनके सर में शदीद दर्द रहता था और कहती थी कि इन्हें यहाँ शदीद घबराहट होती है। वालिद ने इन्हें कई डॉक्टरों हकीमों को दिखाया, लेकिन इन्हें रत्ती भर भी मामूली सा भी आराम नहीं आया। वालिदा ने घर के कामकाज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था और वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था। दूसरी जानिब मेरी छोटी बहन रुकैया के मुंह से एक दिन अचानक गाढ़ा काला खून आने लगा। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसे वालिद ने फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल के बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी इसकी बीमारी का असल सबब जान ही नहीं सके। वह हैरान हुआ कि रुकैया के मुंह से सियाह खून कैसे आ रहा है। ऐसी बीमारी की कैफियत पहले कभी नहीं थी। इस डॉक्टर ने उल्टी सीधी बेमकसद दवाइयाँ देकर टाल दिया। रुकैया की हालत में ज़रा भी फ़र्क ना पड़ रहा था। इसके मुंह से बदस्तूर काला गाढ़ा खून आ रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल से वालिद दोहरी ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार हो रहे थे। इन्हें वालिदा ताना देने लगी कि ये नया मकान हमारे लिए बुराई और बेबरकती का बास बन रहा है। वालिद ने मकान में कई बार कुरान शरीफ के ख़त्म करवाए। वो ख़ुद भी सुबह सवेरे उठकर पूरे घर के कोनों में फिरकर सूरतें पढ़ा करते थे। वालिदा की तबीयत में तो कुछ सुधार आ ही गया था, लेकिन रुकैया बहुत तकलीफ़ में थी। हमें कभी कभार इस मकान में किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। एक दफ़ा चुड़ैल का हौला सा भी नज़र आया। वालिद पहले ही बहुत परेशान थे। इन्हें हर जगह से ये आवाज़ें मशवरे सुनाई देने लगे कि ये मकान मनहूस और सायाशुदा है, लिहाजा इसे फ़रोख्त कर दिया जाए। उन्होंने पहले ही इस मकान को ख़रीदने के लिए भारी कर्ज़ा उठाया हुआ था और इनके पास बाकायदा नौकरी भी नहीं थी। इनके लिए नए मकान को फ़रोख्त करना और फिर से दूसरे मकान को ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। एक दिन हमारे चचा अजमल और इनकी बेटी शमा हमारे घर वालिदा और बहन को देखने आए। चचा ने वालिद को पहले नए मकान ख़रीदने की मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने इनसे कहा कि मैंने सुना है कि यह मकान भारी है। वालिद ने जवाबन इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि आपने सही सुना है। तो तेरा क्या ख्याल है, तू क्या इस मकान को रखेगा? वालिद ने कहा कि सच्ची बात यह है कि मुझे इस बात का वहम हो गया है कि इस मकान में वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी इसका साबका मालिक बुड्ढा इसे इंतहाई सस्ता फ़रोख्त कर गया है। चल ज़रा इसके पुराने मालिक से मिलें, मैं ज़रा इस मामले को देखूं। वालिद और चचा इस मकान के साबका मालिक से मिले तो इसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इसने वाकई इतना अच्छा नया मकान औने पौने दामों फ़रोख्त कर दिया। इसने बतलाया कि जब मैंने यह मकान बनाया था, इसी वक्त से मेरी बर्बादी तबाही के दिन शुरू हो गए थे। मेरा जवान बेटा मुंह से खून आने की वजह से अचानक मर गया था। इसे इस मकान में एक दफ़ा एक चुड़ैल नज़र आई थी। तो बुज़ुर्गों आपने अपनी मुसीबत हमारे गले डाल दी थी, वालिद ने कहा। इस बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस मकान को औने पौने फ़रोख्त करना मेरी मजबूरी थी। हम इस मकान में बहुत अज़ाब में थे। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ पुरअसरार तौर पर वाक़या होता रहता था। आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है कि आपने हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, वालिद ने इससे शिकवा करते हुए कहा। चचा और वालिद जब घर आए तो इन्हें खबर मिली कि शमा घर में बने मचान से फिसल गई है। ये एक और नई मुसीबत हमारे घर में आ गई थी। वालिद और चचा इसे करीबी अस्पताल लेकर गए। उन्होंने इसकी आर्जी ट्रीटमेंट की। इसे किसी हद तक आराम तो आ गया, लेकिन इसके मुंह से काला गाढ़ा इसी तरह का लहू आने लगा था जैसा कि रुकैया के मुंह से आ रहा था। खून भी ऐसा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी और रुकैया की बीमारी किसी हकीम डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। शमा एक दिन सोते हुए हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे ख्वाब में चुड़ैल नज़र आई है। अब तो वालिद और सबको ये यकीन हो गया कि वाकई नए घर में किसी ऊपरी मखलूक का साया है। वालिदा भी कहती थी कि मेरे कानों में किसी के रक्स करने की आवाज़ें आती हैं। अब यहाँ कई सवाल पैदा हो रहे थे।
पहली बात ये कि रुकैया और शमा के मुंह से लहू क्यों आ रहा है, और वो भी काले रंग का। और दूसरे, वो जब एक मखसूस गोल कमरे में होती हैं तो वहाँ इस काली रंगत वाले खून की रवानी का हमला होता है, और ये पुरस्कार काला खून कैसा है। इसी दौरान वालिद साहब ने मकान के माथे पर मकान बराए फरोख्त का बड़ा सा बैनर इश्तिहार लगा दिया था। हालांकि हमारा मकान शहर के मरकज़ी और सहूलत से भरपूर जगह पर था, लेकिन इसका कोई ग्राहक भी नहीं आया। वालिद इसी मकान को ख़रीद कर बहुत परेशान थे। अब वो कहते थे कि इससे बेहतर था कि काश मैं अपनी रिहाइश के लिए कोई किराए का मकान ही ख़रीद लेता। इधर वालिदा, शमा, कज़न और बहन रुकैया का किसी को समझ में आने वाली पुरस्कार बीमारी पर वालिद का बहुत सारा रुपया खर्च हो रहा था। चचा अजमल के पास पहले ही कोई रोज़गार ना था, इसलिए वो अपनी बेटी के इलाज पर एक धेला तक खर्च ना कर रहे थे, और वो तो एक बातूनी और मौका परस्त के इंसान थे। वालिद फ्रूट चाट की रेहड़ी पे भी दिल से नहीं लगा रहे थे, वो दिमागी तौर पर माऊफ से हो गए थे। इसी दौरान हमारे घर में एक खौफनाक और अजीब वाक़या हो रहा था कि हमारी रिहाइश के एक मखसूस कमरे में, जिसमें वाइट सफ़ेदी चुना हुआ था, वो अचानक बग़ैर किसी वजह के न सिर्फ काला हो रहा था, बल्कि कमरे की दीवारों का प्लास्टर भी जगह जगह से फूलकर उखड़ने लगा था, जबकि मकान के बकिया हिस्से सही सलामत थे। रुकैया कहती थी कि मुझे इस कमरे की दीवारों में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये सूरत हाल हमारी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। दूसरी जानिब शमा भी पागलाना हरकत शुरू कर दी थी। वालिदा के सर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इन्हें नाना अपने घर ले गए थे। अलगर्ज हमारे घर में शदीद तनाव, परेशानी के काले बादल छा गए थे। हम बहन भाई अलग सहमे हुए थे। एक दिन वालिद के करीबी दफ्तरी दोस्त रहमत बाबा आए। इनका हुलिया बिल्कुल फ़कीरों मलंगों की तरह था। उन्होंने लंबा सा सब्ज़ चोगा पहना हुआ था, जिसमें से शदीद दरबारी इत्रों की खुशबू आ रही थी। इनके हाथों की हर उंगली पर मुख्तलिफ पत्थरों की अंगूठियाँ लगी हुई थीं, यानी ज़मरूद, अकीक, टाइगर, फ़िरोज़ा वगैरह। उन्होंने वालिद को कहा कि शाहिद, मैंने सुना है कि तुम तो आजकल अपने नए घर को ख़रीद कर बहुत परेशान हो। वालिद अपने एहसास जज्बात को काबू न रख सके। वो रहमत बाबा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। रहमत बाबा ने वालिद को तसल्ली देते हुए कहा, तो खुदा पर भरोसा करो, और तो तू मेरी एक बात ये मान ले। कौन सी बात? वालिद ने तजस्सुस से पूछा। रहमत बाबा ने इन्हें कहा कि मैं कल अपने चिल्ला काटने वाले उस्ताद ग़ुलाम हैदर साई को लेकर आऊँगा। वो तेरे मकान को सूंघेगा। ये तो कैसी मज़ाइका ख़ैज़ बात कर रहे हो। रहमत बाबा ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो इस मामले में ज़रा मेरे उस्ताद साईं ग़ुलाम हैदर को तो आज़मा कर तो देख। इस दौरान वहाँ चचा अजमल इत्तेफाक से इनके दरमियान आ गए। उन्होंने रहमत बाबा की बातें सुनी तो उन्होंने इसके मुंह पर ही ये चुपता हुआ जुमला कहा कि तू तो मुझे किसी फ्राडिये से कम नहीं लगता। रहमत बाबा ने गुस्से में आकर इनसे बहस करना शुरू कर दी। माहौल ख्वामखा एकदम ख़राब और तनाव ज़दा बन गया। वालिद ने चचा को बुरा भला कहते हुए कहा कि रहमत मेरा बहुत पुराना मुखलिस अच्छा दोस्त है। ये तो मुझे बग़ैर लालच के अच्छा मशवरा दे रहा था। चचा ने वालिद से गुस्साखी वाले अंदाज में कहा, मैं तो तेरे घर आकर बहुत पछता रहा हूँ। मेरी बेटी शमा तेरे घर क्या आई, वो भी आसेब ज़दा हो गई। तू ही मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार है। वालिद ने इन्हें लताड़ते हुए कहा, तू खुद अपनी मर्ज़ी से हमारे घर आया था, मैं तेरा कोई हाथ पकड़कर घर नहीं लाया था। चचा ने रहमत बाबा को एक गलीज़ गाली दी तो मेरे वालिद ने इन्हें शदीद गुस्से से कहा, तू अभी मेरे घर से निकल जा, मैं ख़ुद भी यहाँ एक लम्हे को ठहरना नहीं चाहता। चचा भी चिल्लाए। रहमत बाबा कुर्सी से ये जुमला कहकर उठे, खुदा ताला तुम पर रहम करे। अगर तुमको मेरी बातों मशवरों पर यकीन नहीं है तो तुम जानो तुम्हारे काम। नहीं रहमत, तुम नाराज़ ना हो। हमारी फैमिली पहले ही ज़हनी तौर पर बहुत अज़ियत से गुज़र रही है। शाहिद तो इस ढोंग मदारी को जाने दे।
चचा ढीठ बने दोबारा से बोले तो बाबा रहमत झट से हमारे घर से बाहर निकल गए। इसके बाद वालिद और चचा के दरमियान बहुत शदीद गालम गलोच वाला झगड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि चचा अजमल अपनी बीमार बेटी को शमा को लेकर हमारे घर से चले गए। वालिदा पहले ही नाना के घर चली गई थी, इसलिए हमारे घर के माहौल में मज़ीद अफसरदगी नहसत का माहौल हो गया। वालिद की कैफियत दीवानों जैसी हो गई थी। साया ज़दा मकान बिक नहीं रहा था। वालिदा नाना के घर थी। शमा रुकैया एक पुरअसरार बीमारी से लड़ रही थी। दूसरी जानिब वालिद के माशी हालात भी हम सब फैमिली को खौफ के गिराफ में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। दूसरे रोज़ चच्ची चिखती चिल्लाती हुई हमारे घर में आई। उन्होंने घर में आते ही साथ ही हमारे ख़ानदान को बुरी तरह कोसना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के साया नियति शुदा घर की वजह से मेरी बेटी शमा की हालत गैर हुई। तुम्हें हमें पहले ही बतलाना चाहिए था कि तुम्हारे घर में किसी बदरू का साया है। वालिद ने कहा कि भावत जी, हमें तो खुद इसके साबका मालिक ने धोखा दिया है। इसने हमें ऊपरी मखलूक के कब्ज़े शुदा मकान औने पौने दामों में पकड़ा दिया। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी ये मंतक, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी तुम्हारे मनूस घर में आई और वो शदीद बीमार हुई। अब तुम ही इसका इलाज कराओ, हम तो गरीब लोग हैं। वालिद ने कहा कि मेरी बीवी और बेटी पहले से ही खुद बीमार हैं और मैं क्या करूं? मैं तो भतीजी शमा का इलाज करवा रहा था। ये बेवकूफ़ अजमल मेरा भाई खुद ही इसे अपने घर वापस ले गया था। इसने मेरे दोस्त रहमत बाबा को उल्टा सीधा बोलकर नाराज़ करके मेरे घर से भेज दिया। वो अपना उस्ताद साई ग़ुलाम हैदर को इस मकान से बदरू का असर ख़त्म करने के लिए लाने वाला था। शायद खुदा के वास्ते मेरी बेटी के सर से इस बिन बुलाई आफत को टालने का कोई बंदोबस्त कर। भावत जी, मैंने अजमल को 1000 मना किया था कि वो रहमत बाबा को नाराज़ ना करे और ना ही वो हमारे मामलात में दखल दे। इस ही ने सारा बना बनाया काम खुद ही ख़राब कर दिया। थोड़ी देर बाद अजमल चचा ने अपना वतीरा बदलते हुए ड्रामाई अंदाज में मेरे वालिद को कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वाकई मुझे तुम दोनों दोस्तों के दरमियान आकर फतूर नहीं डालना चाहिए था। चचा ने वालिद के कदमों पर बैठते हुए कहा, मैं अपनी बेटी शमा की पुरअसरार डॉक्टरों हकीमों की समझ में ना आने वाली बीमारी की वजह से बहुत दिलगैर और परेशान हूँ। वालिद ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं कौन सा सुख चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये मनुष्य मकान तो मेरे गले में सूली के मानंद पड़ गया है। चचा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, भाई अब तो तू कोई ऐसी सूरत तो कहे तो मैं ख़ुद रहमत बाबा के घर जाकर इसके पाँव पकड़कर इसके उस्ताद साईं ग़ुलाम हैदर को बुलाऊं। इस रोज़ दोनों रहमत बाबा के घर गए। वहाँ चचा रोते हुए रहमत बाबा के कदमों पर गिर गए। उन्होंने इसे अपने किए गए साबका रवैये की माफ़ी मांगते हुए कहा, खुदा के वास्ते अपने उस्ताद साईं ग़ुलाम हैदर के ज़रिए मेरी बेटी शमा के मर्ज़ का रूहानी इलाज कराओ। इलाज को तो तेरी बेटी नहीं बल्कि तुझे ज़रूरत है। रहमत बाबा ने इसे जलता हुआ तंज़िया जुमला दागा। इधर वालिद भी इसकी मन्नतें समाजतें करते रहे, लेकिन इसने इन दोनों भाइयों को कोई लिफ्ट ना करवाई। इसने हूँ हाँ करके मामला टाल दिया। वालिद और चचा ने इसे कहा कि रहमत बाबा, मैं तेरे पास बड़े मान से आया हूँ, देख ले हम दोनों की बेटियां बेकसूर पुरअसरार बीमारियों की लपेट में आई हुई हैं। इसी दौरान हमारे घर की दाखिली दीवार के पर किसी नामालूम शख्स ने काली स्याही से लिख दिया था कि इस मकान पर जिनों भूतों का साया है, इसे जो खरीदेगा वो मरेगा। वालिद रोने लगे तो चचा ने इन्हें तसल्ली दी। चचा अजमल को अब अकल से आ गई थी। हमें ये तवक्का ना थी कि रहमत बाबा आएगा। वो खिलाफ तवक्का अपने उस्ताद साईं ग़ुलाम हैदर को लेकर हमारे घर आए। रहमत बाबा मेरे वालिद और चचा को कहा कि मैं तुम लोगों की मजबूरियों और परेशानियों को समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बेटियों का बाप हूँ और वैसे भी शायद मेरा पुराना दफ्तरी साथी जिगरी दोस्त थे। वालिद और चचा ने जब इससे मज़ीद अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया तो इसने कहा, बस अब मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे दिल में तुम्हारी जानिब से कोई मेल नहीं है। तुम ज़रा साईं ग़ुलाम हैदर को अपना काम करने की इजाज़त दो। हाँ क्यों नहीं,
आप इस घर में जहाँ जाना चाहें वहाँ जाकर अपना काम करें। साईं ग़ुलाम हैदर का हुलिया भी बहुत मज़ाइका ख़ैज़, बिल्कुल फ़कीरों की तरह था। इसके पास से बच्चों के पोतड़ों पर से आने वाली हल्की बदबू महसूस हो रही थी। इसको वालिद ने वो कमरा दिखलाया जहाँ रुकैया और शमा वालिदा की तबीयत ख़राब हुई थी और वहाँ की सफ़ेदी चूने वाली दीवारें काली हो गई थी। साईं ग़ुलाम हैदर ने घर की तमाम दीवारों पर कुछ पढ़कर पानी के कतरे फेंके। इसने इस मखसूस कमरे पर अपना अमल बहुत देर तक किया, जहाँ वालिद को शक था कि इस पर कोई ऊपरी साया है। साईं ग़ुलाम हैदर घर में नीम पागलों वाली उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। इसे देखकर हंसी आ रही थी, जबकि वालिद और चचा इसके आगे पीछे फिर कर इसका काम देखते रहे। वो हमारे पड़ोसी के मकान में भी गया। वहाँ इसने हमारी और इसकी मुश्तरका दीवार को भी अपनी नाक लगाकर सूंघा। वहाँ पड़ोसी के घर में इसने दीवानों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के आलम में कहा कि मैंने इस घर का न्यस्ती का असल कारण पकड़ लिया है। लो जी शाहिद साहब, आपके घर से अब ये नस्बत हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएगी। कैसी नस्बत? वालिद ने पुरतजस्सुस होकर इससे पूछा। साईं ने कहा कि मेरे साथ इस कमरे में आओ जहां आपको ऊपरी साया का शक है। सब जब मकान के इस मखसूस कमरे में पहुंचे तो साईं ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा करते हुए वालिद और चचा को कहा कि इस मकान का असल दुश्मन इधर फंसा हुआ है। कैसा दुश्मन? हमसे साफ और मुख्तसर बात करो, चचा ने रूंधी सूरत बनाते हुए पूछा। साईं ग़ुलाम हैदर ने इन्हें बतलाया कि मेरे हिसाब के मुताबिक इस कमरे की दीवारों में गंतारी जिन की रूह फंसी हुई है, जिसे माहिर अमलियात नेस्ती मारा सनसनाती जिन कहते हैं। संतानी से मुराद हर चीज़ पर कराहट चिपका जाती है। इसकी रूह इस दीवार में कैसी आन फंसी, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस सनसनातानी किस्म के जिन की रूह कैसे इस दीवार में पैवस्त है। ये क्यों कैसे आई और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने मौकलों की दी हुई शक्ति से इस खबीस रूह को निकाल दूंगा। लेकिन मेरे इस काम में मज़ीद कुछ नुकसान हो जाएगा। अब भी हमारा नुकसान होगा? वालिद बोले। हाँ जी। साईं ग़ुलाम हैदर ने इनकी बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं अब जो अमल करने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे घर की दीवारों का वो प्लास्टर गिरेगा जहाँ इस गंतारी जिन की खबीस काली रूह फंसी हुई है। और इसके बाद भी अगर हमारे घर की नेस्ती कम ना हुई तो हम क्या करेंगे? वालिद ने परेशान कुन लहजे में ये कहा। तो इसका जवाब साईं ने नहीं बल्कि इसकी जगह रहमत बाबा ने जवाब दिया कि शाहिद, अगर तेरे जहन में अब भी साईं जी के तजर्बे पर कोई शक शुबा है तो मैं इसी वक्त इसे यहाँ से ले जाता हूँ। वालिद ने चचा से मशवरा किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि डूब तो हम पहले ही गए हैं, चलो आखिरी बार साईं को भी आजमा लें। रहमत बाबा ने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें वालिद की जानिब घुमाते हुए पूछा। हाँ, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? वालिद ने मरे दिल से इसे इजाज़त देते हुए कहा। रहमत, जो तेरा दिल करे वो तू कर। तू चाहे तो इस इमारत को गिराकर खंडर बना दे। अबे तू तो बड़ा दिल रख कर हिम्मत कर, हमारा काम देख। साईं हैदर अली ने हम सब को कहा कि मैं जो अपनी ज़ुबान से कलमात निकालूंगा, तुमने दरमियान में कोई बात नहीं करनी और ना ही हंसना है। इसने हम बच्चों को कमरे से निकाल दिया, लेकिन हम बच्चे खिड़की में खड़े होकर इसे देखने लगे। साईं ग़ुलाम हैदर तेज़ तेज़ अपनी मखसूस आवाज़ कुछ जाप पढ़ता रहा। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे कमरे की फ्रंट वाली दीवार में अचानक ज़ोरदार दरार पड़ी जो दूर तक गई। इस मंज़र को देखकर चचा अजमल डर कर वहाँ से भाग गए, जबकि वालिद और रहमत बाबा वहीं खड़े रहे। हम बच्चे भी सहमकर एक तरफ हो गए। साईं ग़ुलाम हैदर ने तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बड़ी हिम्मत से अपना अमल जारी रखा। वह पसीने पसीने हो गया। मुझे अभी तक याद है कि इसके कानों से हल्का हल्का खून आने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि वह धड़ाम से ज़मीन पर बेखुद होकर गिर गया। इसने बाबा रहमत को अपने तरीक़ों से इशारा करके कहा, मेरे ऊपर पानी डालो।
वालिद गुस्ल खाने से पानी भरी बाल्टी लाए। उन्होंने पूरी बाल्टी इस पर उंडेल दी। इसके हिसाब कुछ ठिकाने आए तो वो अपनी जगह से उठा और इसने वालिद को कहा कि मुबारक हो, मैंने आपके घर की दीवार में फंसी बरसों पुरानी गंतारी जिन की शैतानी रूह को अपने अमल की ताकत से बाहर निकाल दिया है। वालिद ने इसे कहा, काश तेरा अमल करामत हो, हम पहले ही बड़े असाब में हैं, तो तू शायद तुझे अब भी साईं के अमल पर शक है। रहमत बाबा ने ये जुमला कहा तो साईं गुलाम हैदर ने बात करते हुए कहा, अगर आप अब भी मेरे काम से मुतमईन नहीं हैं तो मैं अपने एक छोटे से अमल से आपका अपना किया गया अमल वापस लाता हूँ और जो गिनतारी जिनकी बदरू तुम्हारे घर की दीवारों से भागी है वो वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना, चचा अजमल चिल्लाए, तुम लोग मेरे काम का अच्छा नतीजा दे रहे हो, 2 दिन बाद देख लेना। और हाँ, अब चंद रोज़ तक तुम्हारे घर की दीवारों का उखड़ा प्लास्टर मस्जिद उखड़ेगा और इस पर तुम्हें कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। चलो ये जहर भी हम पी लेंगे, बस हमारी इस आफत से जान छूट जाए। ऐसे ही होगा, साईं ने वालिद को कहा। साईं और रहमत बाबा के चले जाने के बाद हमारे घर का पहले से बुरा हाल हो गया था। बिलखुसूस कमरे की दीवारों से प्लास्टर चढ़ने के बाद बड़ा बदनुमा दिल को डराने वाला नक्शा पेश कर रही थी। 2 रोज़ तक वालिद और चचा का यह ख्याल था कि साईं अपना बेकार काम करके गया है और उल्टा हमारे घर की दीवारों को बर्बाद कर गया है। लेकिन चचा अजमल इन्हें इस बात से तसल्ली दे रहे थे कि इसने जब कुछ जाप वाले कलमात पढ़े थे तो कमरे की दीवारों का अचानक प्लास्टर फटा था। इससे 2 बातें साबित होती हैं कि पहली ये कि ये सब कुछ इसके जाप की वजह से हुआ, दूसरा हमें इस मकान में कुछ दिली तौर पर सुकून महसूस हो रहा है। तीसरे रोज़ एक खिलाफ तवक्का अच्छा मौज़ा हो गया, वो ये कि हमारे नाना खुद ही हमारी नाराज़ वालदा को हमारे घर ले आए। नाना ने जब घर का प्लास्टर उखड़ा दुखड़ा देखा तो उन्होंने इन्हें बुरा भला कहा कि ये क्या किया। वालिद ने इन्हें कहा कि मैं घर के हालात की वजह से परेशान था और दूसरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उन्होंने नाना को गुस्से से देखकर कहा, आपने मेरी परेशानी को कम करने के बजाय इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया। आप उल्टा जाहिदा यानी मेरी वालदा को अपने घर ले गए, मेरा तो सब कुछ चौपट होकर रह गया था। नाना इनकी बात सुनकर और हालात देखकर कुछ लाजवाब और शर्मिंदा से हो गए। इनसे मेरी छोटी बहन ने भी शिकवा किया। वालदा और नाना ने अपने किए की माफ़ी मांगी। नाना ने वालिद को इस ज़माने में कुछ रकम उधार दी। इससे वालिद ने घर की तमाम दीवारों की दोबारा से प्लास्टर करवाया, हालात ठीक करवाई। इसके बाद दिलचस्प और अच्छी बात यह हुई कि हमारे घर में कभी कोई न्यासी बदसुकूनी की कोई भी बात नहीं हुई, बल्कि ये भी हुआ कि वालिद को दोबारा से एक अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिल गई और हमारे घर के पिछवाड़े में 4 दुकानें खुल गईं। ये मशवरा भी साईं गुलाम हैदर ने दिया था। इससे न सिर्फ हमारी इजाफी आमदनी हो गई बल्कि हर लिहाज से खुशहाली आ गई। अब हमारे मकान को ख़रीदने के लिए ग्राहक मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए थे। आखिरी कीमत 30,000 रुपये लगी, जिसे वालिद ने ठुकरा दिया। साईं गुलाम हैदर और रहमत बाबा अपने वादे पर खड़े रहे। इसके बाद कभी भी हमारे घर से किसी जिन चुड़ैल के चलने फिरने या भयानक आवाज़ें आना बंद हो गई और ना कभी साईं गुलाम हैदर नज़र आया। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का कहानी का पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।